नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर ताजा अपडेट्स आपको इस बुलेटिन में देंगे। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानकारी देकर। दरअसल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां पर वो ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, डिटेल्स आपको दिखाएंगे। 5 तस्वीरों से बुलेटिन की शुरुआत। ये 5 तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर उतरे स्टेट हैंगर से, फिर वहां से हेलीकॉप्टर वहां पर बाय रोड होते हुए माफ कीजिएगा वो पहुंचे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। उसके बाद आगामी जो कार्यक्रम है इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए जाएंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये बंद रहेगा और यहां पर काउंटर जो है, काउंटर पर टिकट्स भी नहीं मिलेंगे और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आप परेशान ना हो इसके लिए। और साथ साथ आगे जो ये दौरा है, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया था, उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा था जब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, उस वक्त की भी तस्वीर साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, भोपाल में क्या कुछ उनका कार्यक्रम है इससे जुड़ी हुई अब तक की तस्वीरें, कैसे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल कैसा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ आगामी जो प्रधानमंत्री का तय कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी, ये भी आपको बताते चलेंगे। और आज का जो महत्वपूर्ण और बड़ा आम लोगों से जुड़ा विषय है वो है वंदे भारत ट्रेन। जो सबसे बड़ी आकर्षण की बात है, सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र बनेगा वो वंदे भारत ट्रेन बनेगी। वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उसके ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी डिटेल आपको अच्छे से आंकड़ों के साथ हम ये दिखा रहे हैं और बाकायदा ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन ये सफर होगा। जो भोपाल से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनके लिए करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे की जो जर्नी है वो कम हो जाएगी और बेहतर होगी ये जर्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इसकी शुरुआत होगी और हालांकि प्रधानमंत्री दोपहर में इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें आगे की जो तैयारी है, क्या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर लोगों को सुविधा होगी, क्या से क्या कुछ होगा, इस पर भी आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी बात बतानी वो ये कि इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो बंद रहेगा। सिक्योरिटी रीजन से, सिक्योरिटी पर्पज से आप नहीं जा सकते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और वहां पर आप कोई भी जो सामान्य गतिविधियां आप आम दिनों में करते रहे हैं वो नहीं कर सकते। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त यहां अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए और उनके पास चलेंगे। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लोगों में उत्साह है और एक बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत। निश्चित तौर पर देखिए, और भोपाल से दिल्ली तक की जो दूरी है, जो सफर में समय लगता था करीब 12 घंटे का, वो मानकर चलिए कि अब 7 घंटे का हो जाएगा। और ये एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता के लिए होने जा रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस भारत के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की सौगात मध्य प्रदेश को दी थी, और अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में हैं और दोपहर 3 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वो पहुंचेंगे और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो मध्य प्रदेश से शुरू होगी और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सौगात है और आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। भारी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। यहाँ पे जो भी यात्रीगण पहुंच रहे हैं उनकी यहाँ पे जो जांच है वो बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक की जा रही है। रेलवे का पूरा जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और जो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर ये तमाम जो तैयारियां वो की गई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मैं इस समय मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं यात्री इसी प्लेटफॉर्म से आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए यहां पे रिजर्व रखा गया है। और आप देखेंगे कि जो भी यात्री यहां पे प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रहे हैं उनकी पुलिस और आरपीएफ की जो टीमें हैं उनके द्वारा यहां पे उनकी सघन
जांच जो है वो की जा रही है और उनकी टिकट्स वो भी चेक की जा रही है, उनके नाम अगर वो किसी कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने आए हैं तो उसकी भी यहाँ पे लगातार जो जांच है वो की जा रही है, लगातार जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे कि डॉग स्क्वाड्स की जो टीमें हैं वो भी रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई है और लगातार जो सुरक्षा है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी असावधानी की जो गुंजाइश है वो यहाँ पे बाकी नहीं रहने दी जा रही है। और ये पीएम मोदी जो ना केवल देश के बल्कि पूरी दुनिया के अब सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं, वो आज भोपाल आ रहे हैं, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और खासतौर पर अगर उनका ये कार्यक्रम देखें आप भोपाल का, तो डिफेंस और रेलवे जो हमारे देश की कहीं ना कहीं लाइफलाइन कही जाती है, उन दोनों ही बड़े जो हमारे देश के एजेंसीज हैं उनके कार्यक्रम में वो यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका हो जाता है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो यात्री हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और रेलवे स्टेशन पे भी आसानी से एंट्री कर सके, इसका ध्यान रखा गया है। जो व्यवस्थाएं हैं वो ये कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा पुख्ता है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो अमूमन आम दिनों में जो स्टाफ होता है, जो शेड बनाया गया है, ये जो शेड यहाँ पर बनाया गया है, ये सामान्य तौर पर यहाँ नहीं रहता है। ये शेड आज के कार्यक्रम को लेकर बनाया गया, क्योंकि एक नंबर प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब है आम लोगों के लिए, तो भीड़ ज्यादा बढ़ेगी लोगों को धूप से बचने के लिए। क्या ये व्यवस्था की गई है या फिर अभी ये इस कार्यक्रम से अलग ही यह व्यवस्था लोगों के लिए की गई, क्या है इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर पीछे जो शेड्स बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए हैं कि जो लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जिनको वंदे भारत एक्सप्रेस का अवलोकन किया जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस में वो सफर करेंगे जब पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, तो इन सभी लोग जो थोड़ा पहले से यहाँ पर कार्यक्रम के बच्चे भी यहाँ पर हैं, आप उनसे बात कर पाएंगे क्या? ये पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ बच्चे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? अगर एक दो रिएक्शंस आप उनसे ले पाएं, बच्चों के मन में क्या है? वंदे भारत ट्रेन देखने जा रहे हैं, आज एक बड़े कार्यक्रम में आप शामिल होने आए हैं, कितना एक्साइटमेंट आप लोगों को? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, एक तो न्यू ट्रेन है, उसमें ट्रैवल करने का पहली बार मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और पीएम खुद हरी झंडी दिखाएंगे आपकी ट्रेन को? यस, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं आप, जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और खुश जरूर है इस बात से कि आज उनको एक नई ट्रेन में और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो मध्य प्रदेश में चलेगी उसमें उनको बैठने का मौका मिलेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, कई सारी सुविधा हैं, जैसे ऑटोमेटेड डोर्स हैं, 360 डिग्री रोटेट होने वाली उसमें चेयर है, हाईटेक टॉयलेट्स उसमें लगाए गए हैं। ऐसा सिस्टम, एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है कि ट्रेन के गार्ड से और ट्रेन के जो लोको पायलट्स होते हैं यानी कि जो चालक होते हैं उनसे यात्री किसी भी समस्या अगर उन्हें है तो वो सीधे बात कर सकते हैं। और डिस्प्लेस वहां पे दिए गए हैं, मनोरंजन की पूरी व्यवस्था ट्रेन में होगी और इसके साथ ही आने वाले जो स्टेशन है, ट्रेन कहां रुकेगी, कितनी स्पीड पर ट्रेन चल रही है, ये तमाम जानकारियां जो है वो डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को मिलेंगी। तो इन स्कूली बच्चों के लिए भी ये एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप में बेहद ही खास होने वाला है। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल वासु। और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है, ये लगभग जितनी भी जगह से चलती हैं, चाहे वो दिल्ली से वाराणसी की जो पहली ट्रेन हो या दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाने वाली ट्रेन है, वो ये सभी ट्रेन का जो टाइमिंग है वो लगभग 6 बजे है, लगभग 5:45 से 6 के बीच का ही इनका टाइमिंग रहता है। तो ये भोपाल वाली भी यही टाइम इसका तय किया गया है। इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई कैलकुलेशन है, इसके बारे में भी डिटेल्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वासु आप रहे हमारे साथ, शैलेंद्र भी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा मैं। और शैलेंद्र, अभी की क्या अपडेट है, कितना समय हो गया है और कितनी देर अभी ये कमांड सेंटर में बैठक चलने वाली, कमांड कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रहा हूं, अभी क्या अभी डिटेल्स आ रही हैं, कुछ इनपुट्स मिल पाए क्या? देखिए आशीष, लगभग 1 घंटे के आसपास का समय हो चुका है जब से ये बैठक शुरू हुई थी और लगभग 1 बजे के आसपास तक ये बैठक चलेगी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है और इसी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस और जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो सेना के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक आयोजित कर रहे हैं। आमतौर पर इस परिसर में एंट्री मीडिया की रहती है, लेकिन चूंकि आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे और यही कारण है कि इस पूरे रास्ते को ही रोक कर रखा गया है और जब वो पहुंचे लगभग 1 घंटा का समय हो गया हो, तब से लगातार ये बैठक का दौर जारी है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैठक में तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर रक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर लेकर बात हो रही है, चाहे वह बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है इस समय। क्योंकि चाहे नक्सलवाद की बात करें, माओवाद की बात करें, उग्रवाद की बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से देश के छोटे छोटे इलाकों में इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, चाहे वह हम अरुणाचल, असम और उस सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं या फिर चाहे हम उड़ीसा और महाराष्ट्र और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो ये वो इलाके हैं जो नक्सलवाद और इस तरह के जो चीजों से प्रभावित रहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में अब सेना को और ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहले केवल पुलिस इस पूरे मामले को देखती थी, बाद में हमने देखा कि सीआरपीएफ इन्वॉल्व हुई और अब दूसरी जो सेना के जो मोर्चे हैं उनको भी अब इनमें तैनात किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जाए, उस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जो सीमा के इलाके हैं, चाहे वह चाइना बॉर्डर की बात हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो, उसको लेकर जो सेना की है वो क्या रणनीति है, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायुसेना हो, उन सब की रणनीति को लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं उनकी उससे वो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आत्मनिर्भर बनाना है, सेना को सशक्त बनाना है, उस दिशा में क्या कुछ प्रयास जो है वो सेना की तरफ से किए गए हैं या सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं सेना की, ये जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सैन्य रणनीति में शैलेंद्र बदलाव आज का एक बड़ा संदेश है और देश को सशक्त बनाना है। बहुत सारे मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी है, इसलिए हमें हर जगह सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सेना के जवानों की, अधिकारियों की उसी तरह से सोच को डेवलप किया जाए, उनको उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाए ताकि हम सभी मोर्चों पर युद्ध स्तर पर हम लड़ाई लड़ सके। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, सीताराम कहना होगा। भारत में नहीं टिक पाएंगी देश विरोधी ताकतें। रामनवमी के दिन देश में कई जगह पर पत्थर फेंके गए। राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सनातन और संत का विरोध करने वाले लोगों की बार दी जाएगी ठठरी। देश के सारे हिंदुओं को अब एक होना होगा। जबलपुर के पनागर में आयोजित एक सभा के दौरान, समापन सभा में उन्होंने ये बातें कही हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चर्चा में इन दिनों रहते ही हैं और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में हमेशा रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बात और बता दें, कल रामनवमी थी, बहुत अच्छी मनी। लोग हमसे कहते हैं कि तुम कट्टर वाली बातें करते हो। कल रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंके। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन मारेगा? पक्का पक्का क्या तो नर्मदा मैया सो पक्का। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। तो धर्म विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू राष्ट्र विरोधी जो भी होगा उसकी ठठरी बारेंगे। रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंकना बर्दाश्त नहीं होगा। राम प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। हमारे साथ अजय जी हैं कांग्रेस से और हितेश वाजपेयी जी हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहला जो रिएक्शन में वाजपेयी जी आपसे लेना चाहूंगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर मंच से एक ही बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र भारत की जय, और जो इसके विरोध में होगा उसकी ठठरी बार देंगे। हाँ, तो इसमें मतलब आपका प्रश्न क्या है? सर, प्रश्न यही है कि वो खुले मन से इस तरह की बातें करते हैं, क्या इससे कोई उन्माद पैदा होने का डर नहीं है? क्या जो पत्थर फेंके गए उसके खिलाफ जब वो बोलते हैं तो क्या ये भड़काऊ स्थिति में आप देखते हैं इसे, या कैसा आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा?
नहीं, मुझे लगता है पत्थर जो फेंके गए हैं उसमें क्या भड़काया जा सकता है भाई, उसके लिए यही कहा जा सकता है दुर्भाग्यजनक है। और आज हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि हर साल रामनवमी पर ये स्थिति क्यों होती है, और ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम मित्र भी हैं, उनको भी बहुत खराब लग रहा है जी। तो ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से शुक्रवार के दिन हरकतें करते हैं और इसको मुस्लिम समुदाय पर थोपना चाहते हैं? मजे की बात ये है, देखिए आप मान के चलिए कि आम मुसलमान इस सब को नहीं पसंद करता, नहीं करता। जैसे आम हिंदू कभी अभी आपने सुना मुहर्रम के जुलूस पे किसी ने कुछ फेंक दिया हो या उसका विरोध किया हो, कभी नहीं सुनेंगे आप। इसी प्रकार से आम मुसलमान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी इस प्रकार की हरकत को नहीं पसंद करता। अमन पसंद होता है, वो आम नागरिक होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, अपना काम करता है, वो हमने तो कभी नहीं देखा। तो इसीलिए ये कौन लोग हैं मुट्ठी भर जो इस प्रकार के अवसाद को पैदा करते हैं समाज में, इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और सबको मिलकर, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जी, सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए कि ये रामनवमी के दिन ऐसा क्यों होता है, रामनवमी के संचलन पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं, और इस प्रश्न को आज सब पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और कौन लोग हैं इसके पीछे, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों दर्शाया जा रहा है कि रामनवमी यात्रा नहीं होनी चाहिए, ऐसा किन लोगों को लगता है? अजय जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अजय जी, रामनवमी की यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनकी ठड्डी बाढ़ देंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए, नर्मदा मैया की सौगंध खिलवाई उन्होंने सबको, हिंदू राष्ट्र की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से किसी भी धार्मिक आयोजन से पत्थरबाजी या उपद्रव पैदा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के कृत्य करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करवा पा रही है। असामाजिक तत्व इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं। आपका इंटेलिजेंस कहाँ है, आपकी पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हम तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात से यही अर्थ निकालते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं देश में हिंदू धर्म की उपेक्षा से आहत हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों को सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, हिंदू धर्म के आयोजनों में व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी विपक्षी एकता के ही पार्टी की सरकार है सर कोलकाता में, ममता बनर्जी आपके कई मंचों पर साथ नजर आती हैं, इस पर आप उनसे सवाल कीजिएगा, कुछ जवाब दें तो हमसे भी जानकारी साझा कीजिएगा। हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ममता बनर्जी तो बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रही है, जी बिहार में है, इसलिए इस तरह की बात का कोई तुक नहीं बनता है। बिहार में भी हुआ है सर ये। चलिए, मैं समय कम है सर, ठीक है, हम इस बारे में और फिर समय निकाल के चर्चा करेंगे। हितेश जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच झगड़े का ये मामला। दरअसल छात्रा को लेकर दो छात्रों के बीच एक झगड़ा हो गया। दरअसल बाहर के बदमाशों ने आकर के हॉस्टल में तोड़फोड़ की। एमसीयू प्रबंधन ने एक जांच कमेटी की गठित कर इसकी जांच शुरू की है। आपको बता दें कि जो पूरी घटना है इससे जुड़ी कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और कुछ और वीडियोस भी सामने आए हैं। दरअसल ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी कैंपस का पूरा मामला है, रातीबड़ थाना क्षेत्र का ये मामला। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला जारी, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।